Alright guys, so in the last lecture we started a bit of justice, but because of some audio recording issues I could not upload the entire lecture. ठीक है, तो मैंने क्या किया था, बस इन दो पॉइंट्स को इनको नहीं बस इन दो पॉइंट्स को कवर किया था एंड देन आई अपलोडेड इट एनी हाउ बिकॉज मैंने कहा कैसे भी करो इसको अपलोड अभी. सो आई ट्रिम द लास्ट पार्ट जहाँ पे ऑडियो इशू था एंड अपलोडेड, बट नाउ let's begin with it. So I think let's start fresh only, so that let's see. Maybe I'll remove the previous lecture because anyway it's just 2 points only. So justice, when you talk about justice, so this is the part in your Rajiv Bhargava that you see in the introduction para. This is what we are going to elaborate here, and then the next para also we'll do it in the same lecture only. So first is what is justice, they are asking about it. So just imagine a scenario that you prepared for an exam so hard, बहुत मेहनत की तुमने एक एग्जाम में 2 साल तक लगे रहे, सारी चीज़ें तुमने कॉम्प्रोमाइज़ की, दूसरी जो लाइफ की है वहाँ से तुमने सैक्रिफाइसेस किए, you just completely pulled yourself out into that एग्ज़ाम में, तुमने सब लगा दिया उस पर. बट जिस दिन एग्ज़ाम होता है यू सी कि वहाँ पेपर लीक हो रहा है, ब्राइब हो रहा है, दूसरे लोगों को एडवांटेज मिल रहा है, ये वो, तो हाउ विल यू फील? ऑफकोर्स में बुरा लगेगा. लेकिन अभी रुको, अभी बुरा कहाँ, इससे भी बुरा ये हुआ कि लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है जो तुम्हें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम जाके बोल रहे हो अथॉरिटी को जहाँ तुम्हारा एग्जाम सेंटर है वहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ तो दूसरे लोगों को डायरेक्ट आंसर बुक्स में से आंसर दिखाए जा रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम एंड दे आर लाइक हाँ क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, तुम दे देते तुम्हें भी आंसर बता देते. तुम जाते हो उस पुलिस स्टेशन इस चीज़ की एफआईआर करवाने कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में वहाँ इस एग्जाम सेंटर में ऐसा हो रहा था, और वो बोलते कि हाँ तो क्या हो गया, तो तुमने पैसे नहीं दिए, तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं मिला एडवांटेज, सिंपल सी बात है. तो तुम्हें कैसा लगता? ये सिनेरियो हो जाता अगर सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता. तो ये इंपॉर्टेंट है जस्टिस की. ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय जस्टिस. जस्टिस क्या है? जस्टिस मतलब फेयरनेस. ऐसा तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, बट सिंपल मीन्स भी समझना हो तो फेयरनेस. जस्टिस मीन्स फेयरनेस, मेकिंग श्योर पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व एंड सोसाइटी वर्क्स इन अ बैलेंस्ड वे. ठीक है, मतलब एक ऐसा गेम जिसमें जो रूल्स हैं वो फेयर होने चाहिए. रूल्स होने से मतलब नहीं है, फेयर रूल्स होने चाहिए. तो तभी सब इंजॉय कर पाएंगे खेलना, अगर उसमें फेयर रूल्स होंगे तो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. क्या लॉ बनाने से जस्टिस सोसाइटी में डिलीवर हो जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो कई सारे एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री एविडेंट है कि कई ऐसी चीज़ें थी जो लॉ थी, लेकिन बाद में जब उन्हें स्टडी किया गया विथ टाइम पता चला कि ये तो गलत चीज़ है, इट इज़ इलीगल, इट इज़ नॉट राइट एंड इट शुड बी चेंज. जैसे साउथ अफ्रीका का जो फाइट थी अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसमें लोगों को स्किन कलर के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ये एक पहले नॉर्मल चीज़ थी. बाद में इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ एंड बाद में इसको बोला कि ये अनफेयर है और अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये वहाँ पे. ठीक है, सो एक चीज़ एक टाइम पे ये चीज़ भी राइट थी वहाँ पे, कोई इसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा था. दूसरा, इंडिया से अगर तुम्हें एग्जाम्पल देना तो सती का एग्जाम्पल ले लो, जो एक टाइम पे एक सोशल कस्टम था और लोग उसे आराम से प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब खुले में उसको गलत चीज़ को जो भी है उसको कर रहे थे. उसके बाद राजा राम मोहन रॉय आए, सोशल रेवोल्यूशन आया एंड सेड कि नहीं ये चीज़ गलत है एंड इट शुड नॉट बी डन. तो उसके बाद उस चीज़ को अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सती इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टुडे. एंड सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो तो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे क्रिमिनलाइज पहले जो थी होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज थी एज पर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड. 2018 में जाके इसको अभी डीक्रिमिनलाइज किया गया है. ठीक है, सो ये भी एक लॉ था पहले जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बता रहा था एक चीज़ को, जो कि आज एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. जस्टिस ब्लाइंड बट फेयर, अभी ये राजीव वर्मा बुक में ऐसा ही कंटेंट है, लेकिन अब अपडेट हो चुका है क्योंकि अभी अक्टूबर 24 में ही ये चीज़ अपडेट हुई है. तो ऑफकोर्स बुक्स में तो अभी 1-2 साल लगेंगे अपडेट होने में. तो पहले क्या था, ये थी स्टैचू ऑफ जस्टिस, ब्लाइंड फोल्डेड थी, हाथ में स्वॉर्ड थी, इसको रिप्लेस कर दिया है किससे? अभी ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, आंखें खुली है, सब कुछ देख के न्याय करेंगी. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक इनके हाथ में पकड़ाई गई है, जहाँ पे पहले स्वॉर्ड थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the Supreme Court of India unveiled a new statue of Lady Justice without the traditional blindfold. This change symbolizes that the law is not blind. कानून अंधा नहीं है, वो सब देखता है और उसके सामने सब बराबर है. This was stated by Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud. एंड ये बिजनेस न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया इनके सोर्स है.
तो ट्रेडिशनली लेडी जस्टिस इज डिपिक्टेड विद ब्लाइंड फोल्ड टू रिप्रेजेंट इम्पार्शलिटी, ये पहले इनका आइडिया था, उसको ब्लाइंड फोल्ड करके कि बोलते थे कि इम्पार्शल है और जस्टिस जो है वो बिना बायस के दिया जाएगा। लेकिन न्यू स्टैच्यू रिफ्लेक्ट करता है पर्सपेक्टिव दैट जस्टिस शुड बी अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंटेक्स्ट एंड न्यूसेंस ऑफ ईच केस। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ब्लाइंड फोल्ड करने से क्या होगा, ब्लाइंड फोल्ड करना इज नॉट राइट। जस्टिस जो है वो अवेयर होना चाहिए, जो सारे कंटेक्स्ट है, कॉन्सेंसस है, न्यूसेंसेस है उस पर्टिकुलर केस के, सारे उसे वो अवेयर होना चाहिए उस बारे में। कौन, जस्टिस, ensuring fairness and acknowledging individual circumstances. Additionally, the statute replaced the sword with the Indian Constitution. It emphasized that justice is guided by constitutional principle rather than power to punish. यही सेम चीज टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। नेक्स्ट, प्लेटोज जस्टिस एंड एरिस्टोटल। अब देखो प्लेटो और जस्टिस का छोटा छोटा यहाँ पे एक दो पॉइंट है। देखो प्लेटो और एरिस्टोटल, पहले अगर एक कॉमन चीज मैं बोलूँ, आई यूज टू हैव कंफ्यूजन इन रिमेम्बरिंग कि कौन किसका स्टूडेंट था। मुझे प्लेटो एरिस्टोटल ऐसे नाम लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट, एरिस्टोटल टीचर था, प्लेटो स्टूडेंट था, पर नहीं, पी फॉर प्लेटो। सो ये याद रखना, वो पहले आया था, तो प्लेटो पहले आया था। और प्लेटो जो था थोड़ा नैरो माइंडेड इंसान था, उसने हमेशा विमेन को इतना स्टडी ही नहीं किया, मतलब विमेन के लिए इतना कभी उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने स्टडीज में। ही सेड कि सबका अपना अपना काम होता है, बस वो करते जाओ, अगर वो सब करते जाएंगे तो सोसाइटी एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह वर्क करेगी और उस पर तुम्हें ज़्यादा जस्टिस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जस्टिस डिलीवर हो जाएगा। अगर एक टीचर टीच करता है और स्टूडेंट लर्न करता है तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल रन स्मूथ। यू डोंट हैव टू पुट मच ब्रेन इन थिंकिंग व्हाट इज जस्टिस इन अ सोसाइटी and what is fair in society. This was it as per Plato. तो ये काफ़ी नैरो व्यू था, एंड ऑल्सो क्योंकि वो कभी नहीं मानते थे कि विमेन का कोई भी रोल है इस प्लान में, तो उन्होंने कभी विमेन को इसमें इंक्लूड ही नहीं करा, क्योंकि उनके हिसाब से विमेन की कोई जॉब ही नहीं थी। जब जॉब ही नहीं थी तो उनके हिसाब से वो क्या ही करती और उनके लिए क्या ही फेयर सोसाइटी होती। सो यस, वी कैन डेफिनेटली कॉल हिम आउट टुडे। कॉल हिम आउट टुडे, वहाँ उन्हें गलत बोल सकते हैं हमको। सेकेंड आता है एरिस्टोटल। व्हेन एरिस्टोटल केम ही अपग्रेडेड इट अ बिट। उन्होंने बोला कि नहीं, गलत चीज़ है, इसको इक्वल करते हैं। तो प्लेटो स्टूडेंट एरिस्टोटल हैड अ डिफरेंट आइडिया। ही सेड जस्टिस इजंट अबाउट स्टिकिंग टू योर जॉब बट अबाउट बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस। उन्होंने बोला ये क्या है कि अपना काम करो और जस्टिस मिल गया सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। जस्टिस इज बियॉन्ड दैट, द आइडिया इज इवन ब्रॉडर। सोसाइटी में इक्वालिटी और फेयरनेस होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन जस्टिस। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इफ समवन वर्क्स हार्डर दे शुड गेट मोर रिवॉर्ड्स, राइट। It's about finding the right balance so society feels fair for everyone. This is what Aristotle said. अब है जर्नी ऑफ जस्टिस ओवर टाइम। पहले क्या होता था, जस्टिस वाज ऑल अबाउट रिलीजन, जो रिलीजन ने बोल दिया वो जस्टिस है, बस बात खत्म। लेकिन उसके बाद जब रेनेसांस का रेवोल्यूशनरी टाइम आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब लोगों ने थोड़ा और ब्रॉड और मॉडर्न वे में सोचना शुरू किया जस्टिस रिलेटेड। यानी उसके बाद उन्होंने इसको मॉडर्न और सेक्युलर वे में सोचा, मतलब रिलीजन की शैडो से निकाला जस्टिस को, कि नहीं नहीं, क्योंकि पहले कुछ भी होता था तो पीपल यूज्ड जस्ट सिंपली से कि नहीं, इट्स गॉड्स विल एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। बट रेनेसांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने जस्टिस को मॉडर्न और सेक्युलर वे में सोचना शुरू किया और क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्यों नहीं, इज इट फेयर और नॉट, इज इट फेयर फॉर द कंट्री, इज इट फेयर फॉर एवरीवन और नॉट। फिर करके जब जहाँ क्वेश्चन उठने लगे वहाँ पे जो भी कंसेप्ट होगा वो फ्लरिश करेगा, वो और ठीक होगा। सो नाउ जस्टिस बिकेम द गवर्नमेंट जॉब। अब ये गवर्नमेंट की जॉब बन गई कि भाई तुम दो जस्टिस, रिलीजन पे क्या डाल रहे हो, ठीक है, और तुम दो जस्टिस और सबकी लाइफ फेयर और स्मूथली रन करो, गवर्नमेंट को बोला। दैट वाज दैट, ये था इसका। उसके बाद वाई जस्टिस स्टिल मैटर्स। आज भी जब 2000 साल हो गए, किसी कंसेप्ट पे इतनी डिबेट क्यों चल रही है आज भी कि और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जस्टिस। जस्टिस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो डेफिनेटली जैसे जैसे आ गया मैं इवॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट तो देखो, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे दिया था कि जस्टिस नहीं होता तो कितने बुरे हाल हो जाते दुनिया के। लेकिन क्यों आज भी सोसाइटी इसको फिगर आउट करना चाहती है, क्यों इसको और डीपर स्टडी करना चाहती है, क्यों हमेशा सोचती है कि और जस्टिस और फेयर किया जाए चीज़ों को। तो ये हमेशा थॉट्स रहेंगे सोसाइटी में कि कैसे लाइफ को और फेयर कर दिया जाए, फेयर किया जाए सबके लिए, और हर इंसान को कैसे इक्वली ट्रीट किया जाए एज पर देयर हार्ड वर्क, ठीक है। तो इट्स एन ऑन गोइंग डिबेट एंड वील डिस्कस दिस एंड दिस कंसेप्ट विल इवॉल्व एज यूल सी एंड यूल रीड दिस चैप्टर है। ये तो इंट्रो है। तो जैसे रॉबर्ट नॉजिक ने बोला कि वहाँ तुम बस ऐसा करो, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर दो तो अपने आप जस्टिस आ जाएगा। फिर जॉन रॉल्स ने बोला कि नहीं, फेयरनेस में, वो फेयरनेस में बिलीव करते थे,
तो अब बोला कि अगर तुम लेस प्रिविलेज की हेल्प करोगे और फेयरनेस का ध्यान रखोगे तो जस्टिस आ जाएगा। तो ये हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जस्टिस का, विच विल फर्दर स्टडी इन द चैप्टर। ठीक है, द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क यू विच इज़ वेरी कॉमन, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नोटिस अराउंड यू विच आर अनफेयर, एंड तुम क्या कर सकते हो उनको फिक्स करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अनफेयर में, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में हो, घर में हो, बाहर हो, और बहुत बड़ी एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई जस्ट वांट यू टू थिंक एट माइक्रो लेवल ओनली, कि आसपास जो तुम्हारा वो मेंशन करना, इफ़ यू फाइंड समथिंग इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स ऑल्सो टू रीड। ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं प्रोसीजरल जस्टिस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है। देखो, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रोसेस। तो प्रोसीजरल जस्टिस मीन्स कि इंश्योरिंग द प्रोसेस एंड मेथड यूज टू मेक डिसीजंस ऑफ फेयर। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। अगर कोई आता है कोर्ट में जस्टिस की एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें उससे जस्टिस चाहिए, तो उसका जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का करप्शन, किसी भी तरह की बायसनेस, कोई स्पेशल फेवर्स, ये सब नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजरल जस्टिस ये बोलता है कि जो भी प्रोसेस है वो फेयर रखो, ट्रांसपेरेंट रखो और अनबायस्ड रखो। ठीक है, रूल्स और लॉज के हिसाब से करो, और रूल्स के लॉज के हिसाब से को, लेकिन उसके बियॉन्ड भी इसको चीज़ को ठीक तरीके से करो, फेयर होनी चाहिए बस। करप्शन, स्पेशल बायसनेस, स्पेशल फेवर्स, ये उसकी पहचान का है, उसकी पहचान का है, अप्रोच, जैक, ये सब कुछ नहीं, जैक एंड जैक नहीं, वो बोलता है। ओके, सबको फेयर चांस दो, इट इज़ व्हाट दिस इज व्हाट इट सेज। की पॉइंट्स क्या है प्रोसीजरल जस्टिस के टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, पहली बात है कि तुम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेपरेशन रखो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर एक पर्सन है जो स्कूल में टीचर है, दूसरा है जो ट्रेंडी टी शर्ट सेल करता है, तो एक टाइम पे अब उसकी टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ गई, पॉपुलर हो गई डिज़ाइन, सो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो प्रोसीजरल जस्टिस कहता है हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा मेहनत कमा रहा है बेस्ड ऑन की उसकी मेहनत की वजह से, उसके आइडिया की वजह से, उसके काम की वजह से, तो लेट देम, इट इज़ प्रोसीजरल जस्टिस एंड ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक सेल्फ एम्प्लॉयड ग्राफिक डिजाइनर जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा अर्न करता है, क्योंकि मार्केट डिमांड, हाई डिमांड है उस सर्विस की, सेल्फ एम्प्लॉयड ग्राफिक डिजाइनर की। तो बोलते हैं कि ठीक है, प्रोसीजर जस्टिस बोलते हैं कि ये ठीक है, इसमें ये फेयर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसे क्या बनना था, पहली बार क्या बन रहा है, वो क्या काम कर रहा है। दूसरा मार्केट डायनामिक्स है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसको ज़्यादा पे मिलेगा। तो पहला पॉइंट प्रोसीजर जस्टिस का है, नो सेपरेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि एवरीवन गेट्स टू कीप what they earn based on their own work and decision without rules that focus on equal sharing for society as a whole। ऐसा नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, ये टी शर्ट वाला है जो 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, स्कूल टीचर है जिसकी इतनी सैलरी नहीं है, तो आप उस टी शर्ट सेलर कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो बांट के तुम उन लोगों को दो जिनकी सैलरी कम है। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट जस्टिस। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही प्लेट पे बिठा दिया, वो नहीं है प्रोसीजरल जस्टिस, रिमेंबर। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पे स्केल होगा, यानी इट इज ऑल फाइन, प्रोसीजरल जस्टिस कहता है। सेकंड इज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, इस कंसेप्ट को समझ लिया, पहले ये समझो इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। देखो, इंडिविजुअलिज्म में होता है एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ डिसीजन। तुमने अपनी लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लिया है, करियर वाइज, व्हाट यू वांट टू वेयर, व्हाट यू वांट टू ईट, हाउ यू वांट टू लिव, वो तुम्हारा डिसीजन है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी और को हार्म ना करे, ऑफ कोर्स, एंड तुम्हें भी हार्म ना करे, लेकिन वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है। So the focus is on personal responsibility and society is not expected to step in and help unless it's voluntary। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ गलत डिसीजन लोगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है कि वो आके तुम्हारी मदद करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल, प्रोसीजरल जस्टिस जो है एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म पे। क्या बोलता है कि ईच पर्सन इज ऑटोनॉमस एंड सोसाइटल गोल्स आर नॉट प्रायोरिटाइज ओवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कंसेप्ट है इंडिविजुअलिज्म का, वो एम्फोसाइज करता है कि अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर नहीं समझ आए तो, कि एक फार्मर है और समहाउ उस पर उस साल उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, या ड्रॉट आ गया, या मान लो फ्लड आ गया, तो इसकी वजह से अब उसको हार्डशिप देखनी पड़ेगी उसके लाइवलीहुड में, राइट। तो अब सोसाइटी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, या सोसाइटी के ऊपर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आए, पैसे जोड़े और उस फार्मर को दे, बोले कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इस साल तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई, चलो हम सब तुम्हें हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, सोसाइटी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यू चोज फार्मिंग, वो तुम्हारा डिसीजन था, तुमने ये काम किया, उसका फ्रूटफुल रहा नहीं रहा, वो किसी के हाथ में नहीं था। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल बेस्ड, एग्रीकल्चर इज मोस्टली बेस्ड नेचुरल बेस्ड, राइट, नेचर पे बेस्ड होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे बेस्ड होता है, सो एंड सो फोर्थ।
तो सोसाइटी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आके तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो वॉलंटरी आके कुछ हेल्प करना चाहते हैं, एड करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर से या ह्यूमैनिटी के लेवल पे कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि तुम आके अब सब करो, जितने भी शहर वाले लोग हैं सब आके फार्मर्स की हेल्प करो, ऐसा नहीं है। इस ये जस्टिस ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कहीं पे भी जाके, ठीक है। ठीक है, बिकॉज द फार्मर चोज फार्मिंग एज their जॉब, पीपल माइट से इट्स their responsibility to deal with the drought, society doesn't have to help, but some people might choose to give volunteer। volunteer का मतलब ठीक है, इंसानियत के नाते कुछ हेल्प कर दे कोई लोग तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो तुम जाके उनसे ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम फार्मर्स की हेल्प करो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इसको और दूसरे ब्रॉडर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से तुम्हें समझना है तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जो कोई फ्रेंड है वो अपना लंच भूल गया, तो अब तुम चाहो तो उसके साथ अपना लंच शेयर कर लो कि ठीक है भाई, ये चुपचाप बैठा है, सब खाना खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा, तो वो तुमने कर लिया। लेकिन अगर तुम नहीं भी करते हो तो तुम्हें स्कूल टीचर या कोई भी दूसरी अथॉरिटी या कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम अपना लंच शेयर करो उसके साथ। नो वन कैन फोर्स यू टू शेयर, ठीक है। ये आइडिया इंडिविजुअलिज्म का। हेल्पिंग इज अ चॉइस नॉट अ रूल, इट सेज, ठीक है। हेल्पिंग एक चॉइस है, रूल नहीं है, और इसके बेसिस पे कोई भी आके जस्टिस या उस पर कुछ क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये तो अन्याय हो गया कि वो टिफिन नहीं लाया और उसको किसी ने खाना नहीं दिया क्लास में। इस पे कोई नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है प्रोसीजरल जस्टिस। तीसरा है मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है, ठीक है। यानी मार्केट बोलता है कि जो बेस्ट सर्विस देगा वो जीतेगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने कोई कंपनी स्टार्ट की फूड डिलीवरी ऐप की, ठीक है, छोटी, अभी उसने स्टार्ट मतलब शुरू ही की ऑफकोर्स, तो उसके पास इतना डेटा नहीं है, तो उसका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होगा जैसे स्विगी और जोमेटो का होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। तुम्हारे पास उतना नहीं है, एक्सेस नहीं है ना, इतने डिलीवरी पर्सन तुमने अभी हायर कर रखे हैं, तो तुम्हारा डेफिनेटली सिस्टम स्लो होगा, सर्विस भी, पैकेजिंग भी कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं हो। तो अब अगर तुम्हारा फ्रेंड जो फूड ऑर्डर कर रहा है, अगर वो उस फास्टर सर्विस को चूज कर लेते हैं, जैसे स्विगी और जोमेटो चूज करता है rather देन चूजिंग योर, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, तुम्हारे फ्रेंड ने अन्याय कर दिया तुम्हारे साथ, और तुम इसके बेसिस पे जस्टिस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, जस्टिस सीख नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट है भाई साहब, मार्केट में वही चलेगा जो बेस्ट है, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट कॉम्पिटिशन एंड डिमांड विल, ओके इसको रुको अभी। तो अब जो तुम्हारे फ्रेंड ने चूज किया वो एक रैशनल उसका डिसीजन है, उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज वर्क हार्डर एंड मेक योर सर्विस बेटर एंड एफिशिएंट, ताकि वो सर्वाइव करे उस कॉम्पिटिशन में, ठीक है। सो ये वो एग्जाम्पल था। ये भी बता दें अब। हाँ, ये कंसेप्ट क्या है मार्केट एफिशिएंसी? मार्केट एफिशिएंसी का ये बोलता है कि जब मार्केट्स आर अलाउड टू वर्क ऑन देयर ओन, बोलते हैं कि मार्केट जो है वो अपने आप काम करता है बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, और उस वो अपना नेचुरली वे फाइंड करेगा, ठीक है। तो द आइडिया इज दैट कंपटीशन एंड डिमांड विल बैलेंस थिंग्स आउट, वो अपने आप बैलेंस कर लेंगे चीज, जो कंपटीशन में सर्वाइव करेगा और जिस चीज की डिमांड होगी वही चलेगा। इसमें कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, या जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो अच्छी चल रही है तो छोटी कंपनी आके उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकती कोई केस सूट सीकिंग की, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से लोग तो इनको प्रेफर ही नहीं करे क्योंकि ये छोटी कंपनी है, नहीं। ऑल यू कैन डू इज वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई आइडिया चोरी कर रहा है किसी और के बिजनेस का, तो इस पे लॉस है, अदरवाइज अगर यू कैन नॉट सिंपली गो एंड से कि इन एनी कोर्ट और सीक एनी काइंड ऑफ जस्टिस बाय सेइंग कि क्योंकि वो सर्विस अच्छी है इसलिए लोग तुम्हें प्रेफर नहीं कर रहे और तुम अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो इसलिए लोग चूज नहीं कर, नहीं। All you can do is work harder and make your service better and competent to them and fight the competition. तो मार्केट एफिशिएंसी जीतेगी। सो मार्केट सेज बेस्ट सर्विस विंस, ये वाली चीज है, इसमें यू कैन नॉट गो एंड क्लेम एनी सॉर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये कुछ रॉबर्ट नोजिक के कुछ इंसाइट्स और एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें और समझाएंगे अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस, तो थोड़ी क्लैरिटी और इंसाइट मिलेगी तुम्हें इन एग्जांपल्स को देख के, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। अब हिस्टोरिकल एंड एंड स्टेट प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहला पॉइंट है, यानी कि अगर किसी के पास परदादा दादा का बहुत सारी जमीन है तो आप उसको इनजस्टिस या ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जमीन है तुम्हारे दादा परदादा की तो बांटो तुम अपने आसपास वालों के साथ में, क्योंकि उनके पास नहीं है, या गवर्नमेंट तुमसे आके वो नहीं छीन, वो तुम्हारी एंसेस्ट्रल है तो नहीं छीन सकती, ऑफकोर्स ये बात है, ठीक है। सेइंग कि नहीं ये दूसरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, ऐसा नहीं चलता।
ठीक है। तो कंसेप्ट जस्टिस अराइजेस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ एक्विजिशन नॉट अचीविंग स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इक्वालिटी। तो हम जस्टिस को ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें पूरी इक्वालिटी करनी है तो सबको 4-4 बीघा सबको दो, पूरे गांव को दो, ये नहीं हो सकता। जिसके जिसकी जितनी ज़मीन है, जिसके हक में जितनी आ रही है वो उसकी है। बाकी तुम्हें बढ़ानी है खुद की ज़मीन तो खरीदो, पैसे कमाओ, वो सब करो, सिंपल। एग्जाम्पल है, फार्मर इनहेरिट्स लैंड लीगली फ्रॉम देयर। अब उसने लीगली अपने एंसेस्टर से अगर कोई लैंड इनहेरिट करा है, मतलब उसको अपने एंसेस्टर से मिला है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो वो लीगल है। इवन इफ दैट लैंड, इररेस्पेक्टिव को लैंड की साइज़ कितनी है, क्या है, आसपास वालों के पास इतना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हिस्टोरिकल वैसे एंड स्टेट प्रिंसिपल ये बोलता है। दूसरा है जस्ट प्रॉपर्टी होल्डिंग। अगर किसी के पास जो प्रॉपर्टी होल्डिंग है, चाहे वो कितनी भी हो, अगर वो जस्ट है, इक्वल है, वो प्रॉपर टैक्सेस पे कर रहा है, कोई फ्रॉड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एकदम राइट प्रॉपर्टी है, वो चाहे जो उसका करे। ठीक है। और अगर वो उसको ट्रांसफर करता है, जैसे प्रॉपर्टी एक्विजिशन या ट्रांसफर इज फेयर इफ नो फ्रॉड और फोर्स वॉज इन्वॉल्व। अगर कोई फ्रॉड और फोर्स इन्वॉल्व नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने में, तुम कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो फेयर वे में, बिना किसी फ्रॉड के या बिना किसी को धमकाए, और या फिर तुम्हारे एंसेस्टर्स के है, वो प्रॉपर्टी एक्विजिशन फेयर है तो वो फेयर है, उसमें कोई गलती नहीं है। और अगर तुम किसी को ट्रांसफर कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी फोर्स में आ गया, अगर तुम्हें कोई फोर्स दबाव में डाल के करवा रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर तुम फेयर वे में कर रहे हो, अपनी चॉइस से कर रहे हो, तो वो एक फेयर और जस्ट थिंग है, उसमें कोई गलत कुछ जस्टिस वहाँ पे जो है हार्म नहीं हो रहा है किसी का भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज पर इंडियन लॉज अब ऐसा हो गया ना कि पेरेंट की या फादर की प्रॉपर्टी में या पेरेंट की प्रॉपर्टी में गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों का इक्वल शेयर होता है, पहले नहीं होता था। तो इफ अ गर्ल चाइल्ड इज फोर्स्ड कि नो यू टेक योर नेम आउट ऑफ इट सो दैट द एंटायर प्रॉपर्टी गोज टू द बॉय, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन बाय चॉइस इफ शी सेज, जो कि हमारी सोसाइटी में मोस्टली गर्ल्स करती है, बिकॉज हाँ सोसाइटल ये सब कुछ ऐसा चलता है, तो अगर वो बाय अपने मन से बोलते कि नहीं नहीं मुझे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कोई नहीं चाहिए, जो भी है लेट माई ब्रदर टेक इट, सो वो उसने बिना फोर्स कहा है, दैट इज जस्ट शी कैन टेक अ नेम आउट ऑफ इट। तो ये जस्ट प्रॉपर्टी होल्डिंग का है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि अ बेकर सेल्स ब्रेड एंड यूजेस द प्रॉफिट टू बाय अ बाइसिकल। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन था वॉलेंट्री और फेयर है, उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और मेहनत से कोई चीज़ खरीदी है, तो ये फेयर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ वो कुछ चोरी करके या किसी और को डरा धमका के पैसे निकालता है उससे और फिर उससे अपनी नीड्स पूरी कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है, वहाँ पे अन्याय हुआ है, ऐसा बोला जा सकता है। Third thing is fairness in competition. Fair rules ensure justice in competition, like race where everyone follows the same rules. Fairness in competition मतलब कि कोई भी competition कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी लेवल पे हो रहा है, अगर वहाँ पे fair rules है कोई इशू नहीं है, healthy competition सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक हाई स्कूल में अगर एक स्कॉलरशिप ऑफर करी जा रही है, टॉप 10 स्कॉलर्स इन द एग्जाम, अगर उन सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम स्टडी मटेरियल है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी को, बाकी लोगों को सिर्फ स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं और एक स्टूडेंट को 2 एक्स्ट्रा ट्यूटर्स भी दिए जा रहे हैं, जो कि उनको ना तो अलाउड है हायर करना और ना उनको दिए जा रहे हैं, तो वो गलत है। वेट व्हाट अ सेकंड, व्हाट हैपेंड, हाँ तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, दैट इज नॉट राइट। लीव इट, करेक्टेड लेटर। फिर नेक्स्ट में आते हैं कि फोर्थ, लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट ओनली इंटरवीन्स टू करेक्ट द इनजस्टिस अराइजिंग आउट ऑफ फ्रॉड। बोल रहा है कि स्टेट सिर्फ तभी इंटरवीन करेगा जब इनजस्टिस हो गया हो या कोई फ्रॉड या फोर्स देखा जा रहा है, तब स्टेट इंटरवीन करेगा, पहले नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, द लैंड ओनर्स प्रॉपर्टी स्टोलन बाय नेबर यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, तो प्रोसीजर जस्टिस अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन एंड रिटर्न द लैंड बट नॉट टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग अदर्स टू क्रिएट इक्वालिटी। मतलब अगर कुछ उसके साथ इनकरेक्ट हुआ है, तो उस इनजस्टिस हुआ है, तो उसके लिए स्टेट विल कम फ्रॉड या फोर्स से। लेकिन मान लो जैसे बोला कि एक लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टी है, उसके पड़ोसी ने हड़प ली, तो अब फॉल्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो अब प्रोसीजर जस्टिस एक्ट करेगा और उस इंटरवीन करके उसको उसका हक का लैंड दिलवाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, चलो चलो बांट दो सब में, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिसका जितना है वो उसका ही रहेगा। इक्वालिटी के चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे कि किसी और का लेके दूसरों में बांट दिया, वो नहीं करेगा। ठीक है। फिफ्थ है कंट्रोवर्शियल सिनेरियोज। कंट्रोवर्शियल सिनेरियोज में देखो, डिनाइल ऑफ अ रिसोर्स डजंट वर्सन अ इंडिविजुअल कंडीशन इफ देयर ओरिजिनल स्टेट वाज ऑलरेडी देयर। देखो अब इसमें क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्शियल सिनेरियोज जब ऐसे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जिसने कुछ
वो बोलते हैं कि वो एक ऐसी मेडिसिन बना रही है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, किसी की भी जान बचा सकती है, लेकिन वो 2 करोड़ की है एक एक ड्रग, मतलब एक मेडिसिन। तो आप गवर्नमेंट को जाके ये नहीं बोल सकते अरे ये तो क्या, ये लोग तो इतनी महंगी ड्रग्स बना रहे हैं, लोगों को फिर कोई हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा, आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कोई लाइफ सेविंग ड्रग कब लेगा? जब वो ऑलरेडी एक खराब सिचुएशन में होगा, उसकी लाइफ ऑलरेडी रिस्क पे है। तो उस मेडिसिन ने उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डाली है। हाँ, किसी मेडिसिन से किसी की लाइफ रिस्क में आती है तो वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकता है, लेकिन जब किसी की ऑलरेडी लाइफ थ्रेट पे है, रिस्क पे है, उस टाइम वो बोल रहे हैं कि अरे लाइफ सेविंग ड्रग तो मिल रही है लेकिन 2 करोड़ की है, ये तो बहुत महंगी है, इसको सस्ती करवाओ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसमें नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक रिस्क स्टेट पे ही था, ठीक है। तो उसने उस ड्रग के मिलने ना मिलने से उसकी स्टेट और खराब तो नहीं, मतलब उसके मिलने ना मिलने से उसका स्टेट कोई खराब नहीं हुआ है, ठीक है। Like procedural justice might consider it acceptable for a company to charge high price because the person was already in danger without the drug. Not providing it doesn't create new harm. तो कोई नया नुकसान उसको नहीं हुआ है, वो पहले से एक डेंजर में था, वो इंसान, अब उसको अगर वो ड्रग नहीं मिलती है तो उससे कोई नया नुकसान नहीं हुआ है उसकी ना मिलने की वजह से। तो यहाँ पर प्रोसीजरल जस्टिस आके ये नहीं बोलेगा कि नहीं वो ड्रग सस्ती करो, या उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कब लग सकता है? जैसे अगर कोई मोनोपोलाइज कर दे द ओनली वाटर सोर्स इन डेजर्ट, तो ये वॉयलेट कर रहा है जस्टिस को। क्योंकि जब लोग नॉर्मल कंडीशन में हैं और सडनली वहां पर किसी ने आके बोल दिया कि नहीं इस एरिया में तो सिर्फ हम ही पानी बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा, और अपने मर्जी के रेट पे हम तो बेचेंगे और जिसको मर्जी होगी उसको बेचेंगे, तो ये तो गलत चीज़ है। लोग सही ठीक ठाक कंडीशन में है, उनकी हालत खराब हो रही है बिकॉज ऑफ सच अनफेयर रूल्स और लॉस, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आके अपना एक्शन लेगी, वहाँ पे समवन कैन सीक जस्टिस थ्रू कोर्ट। सो दिस वायलेट्स जस्टिस बिकॉज पीपल डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन द वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइवल स्टेट में किसी को डिस्टर्ब करके तुम हार्म कॉज कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरवीन होगा, वहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस एक्ट करेगा। लेकिन ऑलरेडी कोई वर्स्ट स्टेट में है और अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उससे, और उससे उसका कोई नया हार्म नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर प्रोसीजरल जस्टिस विल नॉट कम। रीड दिस अगेन इफ यू डोंट गेट व्हाट आई एम सेइंग। बस ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोसीजरल जस्टिस। हमने राजीव भार्गवा का सेकेंड साइड भी कर लिया है। पहला था इंट्रोडक्शन जो हमने कवर कर लिया फर्स्ट पार्ट में, और ये प्रोसीजरल जस्टिस सेकेंड पैराग्राफ है राजीव भार्गवा का जो कि हमने कर लिया। सो हमने दोनों पोर्शंस कर लिए हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। डू लेट मी नो योर फीडबैक्स एंड yeah, you know what you need to do. So that's all about it. See you in the next part. All right.